दोस्तों नमस्कार। एमएसपी की लीगल गारंटी को लेकर इस समय किसानों के रूप में कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं। इसका खामियाजा देश को क्या उठाना पड़ेगा, किसको इससे फायदा होगा, किन का नुकसान होगा, आज की वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि ये असेसमेंट करना जरूरी है कि ओवरऑल इस बात का इम्प्लीकेशन देश की आर्थिक स्थिति पे, देश के नागरिकों पे और ओवरऑल देश की प्रगति, देश के डेवलपमेंट में क्या होगा। करीब 15 पॉइंट है, उन मुद्दों पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि देश के हर व्यक्ति के सामने ये बात पहुंचे और वो अपना असेसमेंट करे कि आज जो डिमांड किसान कर रहे हैं कि जबरदस्ती बलपूर्वक वो चाहते हैं कि किसी तरह से सरकार को एमएसपी के लिए मनवा ले, लेकिन क्या देश के हित में होगा, और अगर नहीं तो इसके खामियाजा क्या उठाना पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। दोस्तों सबसे पहले मुद्दा आता है कि जो लीगल गारंटी की हम बात कर रहे हैं, एमएसपी की लीगल गारंटी, उसका फॉर्मूला है कॉस्ट प्लस 50%। इसका मतलब यह है कि जितना महंगा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा मुनाफा होगा। क्या आर्थिक रूप में, वैज्ञानिक दृष्टि से, इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन में क्या ये लॉजिकल है कि मैं जितना इनएफिशिएंट होऊंगा उतना ज्यादा मैं मुनाफा कमाऊं? डॉक्टर स्वामीनाथन के फॉर्मूले में ये सबसे बड़ी कमी है। किसी भी चीज पे अगर आप कॉस्ट प्लस बेसिस पे काम करते हैं तो ये खतरा रहता है। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है वो है क्वालिटी को लेके। अब ये कोई नहीं बताने को तैयार है कि कॉस्ट प्लस 50% का जो फॉर्मूला है वो किस ग्रेड की फसल को मिलेगा। उदाहरण के लिए कि अगर मैं गेहूं लाता हूं, कोई और अनाज लाता हूं, उसमें मिट्टी भरी हुई है, उसमें कंकर पत्थर भरे हुए हैं, उसके अंदर खरपतवार भरी हुई है या और भी कोई कचरा है, ग्रेडेड नहीं है, क्वालिटी नहीं है, तो किस आधार पे आप तय करेंगे कि उसका एमएसपी क्या होगा। दूसरा, अगर वो फसल खराब हो गई है बारिश में, या उसमें कीड़ा लग गया है, या डिसकलर्ड है, या और कोई डिफेक्ट है उस फसल के अंदर, उसका दाम क्या होगा। क्योंकि जब आप ये कह रहे हैं कि लीगल गारंटी चाहिए कि एमएसपी से नीचे कोई ना खरीदेगा ना बेचेगा, इसका मतलब जो सब स्टैंडर्ड मटेरियल है वो भी एमएसपी पे खरीदना होगा। लेकिन कोई एमएसपी पे खरीद के करेगा क्या? क्योंकि करीब 50 से 70% तो ए ग्रेड मटेरियल निकल सकता है खेत में, लेकिन हर लॉट के अंदर, हर खेत में अलग अलग ग्रेड का मटेरियल निकलता है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये एक नेचुरल प्रोसेस, ये फैक्ट्री नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हर दाना, हर जो खेत का पौधा है वो इक्वली क्वालिटी का प्रोडक्ट देगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। अब ये बात आती है कि अगर इनएफिशिएंसी को हम प्रमोट कर रहे हैं, क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं सरकार दाम को फिक्स कर दे कानूनी दृष्टि से, क्या ये लॉजिकल होगा? ये चिंता की बात है, ये समझने की बात है, और कोई किसान नेता इस मुद्दे पे चर्चा नहीं करना चाह रहा है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप एमएसपी फिक्स करते हैं हर साल, क्योंकि फिर किसान कहेंगे साहब महंगाई बढ़ गई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ गया, तो आप एमएसपी बढ़ाओ, लॉजिकल है। हर साल जब आप एमएसपी बढ़ाओगे तो सबसे ज्यादा फायदा होता है कमीशन एजेंट्स को, क्योंकि उनकी जो कमीशन होती है वो परसेंटेज बेस पे होती है। किसान का फायदा हो ना हो, किसी और का फायदा हो या ना हो, कमीशन एजेंट्स का फायदा तुरंत हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही एमएसपी बढ़ेगी उस प्रोपोर्शनेट में उनका कमीशन बढ़ जाता है। कुछ नहीं करना उनको, बैठे बैठाए हर साल उनके अपने जो कमीशंस हैं वो अपग्रेड होते रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों सबसे ज्यादा फायदा उसको होगा जिसके पास मार्केटेबल सरप्लस होगा। 80% के आसपास हिंदुस्तान के किसान छोटे किसान, उनके पास सरप्लस नहीं है। सरप्लस हमेशा होता है बड़े किसान के पास, और अगर आपके पास सरप्लस है और हर साल एमएसपी बढ़ता है तो फायदा बड़े किसान को होता है, छोटे किसान को नहीं होता। अगर छोटा किसान फायदा कमाना चाहेगा तो उसको अपना पेट काटना पड़ेगा,
अपने बच्चों की रोटी छीन के बाजार में बेचनी पड़ेगी, तब उसको एमएसपी का फायदा मिलेगा। दूसरी तरफ पहले जो भारत सरकार है या राज्य सरकारें हैं वो सब्सिडी दें, क्रॉप का प्रोडक्शन करें, बिजली की सब्सिडी, पानी की सब्सिडी, खाद पे सब्सिडी, बीज पे सब्सिडी, दुनिया भर की सब्सिडी, वो प्रोडक्शन हो, फिर सरकार उसको एमएसपी पे खरीदे और फिर वापस उसी किसान को 2 रुपए और 3 रुपए फूड सिक्योरिटी के प्रोग्राम के माध्यम से वापस दे। आप समझिए कि आज के तारीख में पंजाब में पैडी का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो करीब 800 रुपए के आसपास है। जब मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 800 रुपए की बात कर रहा हूं पंजाब में, तो आप इस बात को मानिए कि पहले एफसीआई खरीदेगी, फिर उस पर करीब 15 से 25% तक का खर्चा होगा, फिर वापस वही अनाज जो जिस किसान से खरीदा है, छोटे किसान से, उसको वापस 3 रुपए में देना पड़ेगा। तो ऑन एन एवरेज 1 किलो पे 30 रुपए के आसपास की सब्सिडी बन जाती है। क्या ये एक एफिशिएंट सिस्टम है? हम डायरेक्ट ही किसान को पैसा क्यों ना दे दें, पहले खरीदें, उस पर खर्चा करें, हैंडलिंग कॉस्ट करें और वापस किसान को खाने के लिए दें। इससे अच्छा है कि एमएसपी की जगह हम किसान को उसकी जरूरतों के लिए डायरेक्ट ही मनी ट्रांसफर कर दें, जैसा भारत सरकार करती आई है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है कि कमीशन एजेंट्स को फायदा हो गया, बड़े किसानों को फायदा हो गया, लेकिन आज की स्थिति अगर हम देखें दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखता हूं। अगर आप देखते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिंदुस्तान में, मैं एक जस्ट कोविड से पहले का आंकड़ा ले रहा हूं, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि कोविड से पहले मार्केट स्टेबल थी। कोविड के बाद यूक्रेन वॉर के चक्कर में इस समय मार्केट्स बहुत वोलेटाइल है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोयाबीन का दाम था 27 रुपए 60 पैसे और हमारी एमएसपी थी 38 रुपए 80 पैसे। अब आप ये समझिए कि हिंदुस्तान में 38 रुपए 80 पैसे से सोयाबीन खरीद के सोयाबीन का तेल निकालना और अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोयाबीन तेल की कीमत थी 62 रुपए। कौन है जो हिंदुस्तान में सोयाबीन खरीदेगा तेल निकालने के लिए? ये तो अच्छी बात है कि हमारे यहाँ नॉन जीएम सोयाबीन है, हम उसकी खल बेच लेते हैं, सोया मील बेच लेते हैं। अगर हमारे पास वो नहीं होता और अंतरराष्ट्रीय बाजार में 62 रुपए का तेल मिलता और हमारे यहाँ पे सोया मील का एक्सपोर्ट नहीं होता, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यापारी हिंदुस्तान के किसान से सोयाबीन खरीद के सोयाबीन तेल बनाता, क्योंकि उसको अंतरराष्ट्रीय बाजार में 62 रुपए किलो के आसपास रिफाइंड तेल मिल जाता है। यही हालत बाकी तेलों की है। इसीलिए मेरा यह कहना है कि इस बात को किसानों को समझना होगा कि आप हर साल अपने यहाँ पे एमएसपी बढ़ाएंगे, अंतरराष्ट्रीय रेट कम होंगे, आपके किसान का कोई माल नहीं खरीदेगा और इंपोर्ट शुरू हो जाएगा। और यही कारण है कि हिंदुस्तान में जो एडिबल ऑयल की प्रोसेसिंग कंपनीज हैं वो करीब 30-35% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से चल रही हैं और हम करीब अपना 60 से 70% खाने का तेल आयात करते हैं। जैसे जैसे एमएसपी बढ़ेगी वैसे वैसे आयात बढ़ेगा। तो फायदा किसका हुआ? उन व्यापारियों का जो इंपोर्ट करते हैं और भारत को बाजार समझ के वहां बेचते हैं। अब आप ये भी कहेंगे कि फिर हम कस्टम ड्यूटी क्यों नहीं बढ़ा सकते? हम WTO के सदस्य हैं। कुछ जो डेवलपमेंट्स होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो नेगोशिएशन होने के बाद कस्टम ड्यूटी फिक्स हो जाती है। अगर हम कहीं पे भी एग्रीकल्चर के ऊपर कस्टम ड्यूटी बढ़ाना चाहेंगे तो हमें WTO में उसको रीनेगोशिएट करना होगा। जब हम रीनेगोशिएट करेंगे तो बदले में हम किस प्रोडक्ट की ड्यूटी घटाएंगे? क्या हम स्टील पे ड्यूटी घटाएंगे, एल्यूमिनियम पे घटाएंगे, प्लास्टिक पे घटाएंगे, केमिकल्स पे घटाएंगे, फार्मास्यूटिकल पे घटाएंगे, टेक्सटाइल पे घटाएंगे, किस पे घटाएंगे? और जिस सेक्टर में हम ड्यूटी घटाएंगे उस सेक्टर का क्या होगा? वो सेक्टर बंद हो जाएगा। तो हम कुछ किसानों के लिए एग्रीकल्चर में कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो बाकी सेक्टर बर्बाद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम मान लीजिए आज बात कर रहे हैं एमएसपी की, मक्के का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, हर साल मक्के का रेट हम बढ़ा रहे हैं।
आपके सामने मैं एक आंकड़ा रखता हूं। 2020 में मक्के का रेट था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10 रुपए 90 पैसे, और अगर मैं 2001 के पास जाऊं तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार और भारत में 8.5 रुपए के आसपास मक्का था। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मक्का हो गया था 18 रुपए 90 पैसे, और हिंदुस्तान में एमएसपी के कारण हमारे यहाँ मक्का हो गया था 18 रुपए, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रेट था 10 रुपए 90 पैसे। 8 रुपए का फर्क, और उस पे मंडी टैक्स और खर्चे लगा के वो बैठता था 20 से 22 रुपए के आसपास, डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन। जब मक्के का रेट इतना बढ़ गया तो मक्के को कंज्यूम करने वाले मुर्गी के किसान सरकार से ये रिक्वेस्ट करने गए कि हिंदुस्तान में मक्का बहुत महंगा हो गया है, हमको मक्का आयात करने दो। और अगर आप मक्का आयात करने नहीं दे सकते हो तो होगा ये कि अगर हम महंगा मक्का मुर्गी को खिलाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से मुर्गियों का प्रोडक्ट या चिकन मीट इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ पे पूरा पोल्ट्री सेक्टर बर्बाद हो जाएगा। अगर पूरा पोल्ट्री सेक्टर बर्बाद हुआ तो जो मक्का प्रोडक्शन होता है, जिसमें करीब 60 से 70% खपत पोल्ट्री में होती है, जब पोल्ट्री सेक्टर ही नहीं बचेगा तो मक्के का किसान क्या करेगा? इसका मतलब किसान मक्का उगाना बंद कर देगा, जैसे आज तेल के क्षेत्र में प्रॉब्लम आ रही। तो फिर वो कहाँ डाइवर्सिफाई करेगा? वो शायद डाइवर्सिफाई करेगा व्हीट और राइस में। वो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे सरप्लस में है, क्योंकि पिछले साल भारत में 247 मिलियन टन हम लोगों ने प्रोडक्शन किया, हमारी खपत जो थी वो 217, 30 मिलियन टन हमारे पास सरप्लस था। मान लीजिए कि ये मक्के का किसान वापस गेहूं और चावल की तरफ डाइवर्ट होता है, तो क्या होगा? जो सरप्लस आज 30 मिलियन टन है वो बढ़ के 40-50 मिलियन टन हो जाएगा, और उसको इकट्ठा करके गोडाउन में भरने का खर्चा करीब 1.25 से 1.5 लाख करोड़ होगा, क्योंकि हर साल आप एमएसपी बढ़ाएंगे और उस क्रॉप पे जिसकी जरूरत नहीं है, जो सरप्लस में। क्या ये देश के हित में होगा? ये भी हमें विचार करना होगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है दोस्तों, कि अगर हम मैंडेटरी कर देते हैं कि आपको लीगल गारंटी के नीचे ना बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं, तो इसका मतलब हर जगह आप इंस्पेक्टर राज डाल देंगे, करप्शन बढ़ेगा, हैरेसमेंट बढ़ेगा, और ये अक्सर हमने मंडियों में देखा है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आज जो भी हम बात कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में, कि जो सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इसलिए नहीं बेच पाएंगे क्योंकि हमारी जो कॉस्ट है वो ज्यादा है। और अगर भारत सरकार लीगल गारंटी देती है तो लीगल गारंटी का मतलब है कि अगर किसान का माल नहीं बिक रहा है तो भारत सरकार को खरीदना होगा, नहीं तो उस गारंटी का कोई मतलब नहीं। जैसे आज किसान कह रहे हैं कि आप एमएसपी तो डिक्लेयर करते हो, खरीदते नहीं हो, बात तो वही है। फिर लीगल गारंटी का क्या पर्पस है? वो तो आज की स्थिति में रहेगी। दूसरी तरफ किसान ये कहता है कि जो भी खरीदेगा उसको एमएसपी देना पड़ेगा। तो जब आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार से इतने महंगे हो जाओगे तो आपसे कोई खरीदेगा नहीं, तो फिर किसान किसको देगा माल? तो फिर किसान कहेगा कि आपने लीगल गारंटी दी है इसलिए सरकार खरीदे। और सरकार किस लिए खरीदेगी? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आज भी तो 70% तेल आयात करके हिंदुस्तान के कंज्यूमर्स को खिला रहा है। अब ऑयल सीड खरीद के भारत सरकार क्या करेगी? तो तेल महंगा पैदा होगा, फिर उसको सब्सिडाइज करके कंज्यूमर को देना होगा। तो ये एक विशियस साइकिल शुरू हो जाएगा कि एक सब्सिडी को जस्टिफाई करने के लिए दूसरी सब्सिडी दी जाए, और एफसीआई संस्थाओं जैसी और संस्थाएं बनानी पड़ेंगी जिनका हैंडलिंग कॉस्ट 14 से लेकर 25% तक होता है। तो कुल मिला के भारत की जो स्थिति है कि जो बचा खुचा हमारा रिसोर्स है वो सिर्फ फूड मैनेजमेंट में चला जाए। कुल मिला के बात यह है कि हिंदुस्तान को हम डेमोक्रेसी से कम्युनिस्ट कंट्री बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्या ये भारत के संविधान के हिसाब से और भारत की जनता के आशा के अनुरूप होगा? इस पे भी हमें सोचना होगा। तो कुल मिला के दोस्तों, जब हम एमएसपी बढ़ाते हैं तो हमें कस्टम ड्यूटी बढ़ानी होगी, और अगर कस्टम ड्यूटी हम बढ़ाते हैं, एमएसपी बढ़ाते हैं और सरकार को खरीदना पड़ेगा तो फिर टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आप टैक्स बढ़ाएंगे तो आप क्या करेंगे? आपका एक्सपोर्ट कम होगा,
आपकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बंद होगी, आपका आयात बढ़ेगा, एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगा, और कुल मिला के जब आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री काम नहीं करेगी, उसको रॉ मटेरियल कॉस्ट इफेक्टिव नहीं मिलेगा, तो आपकी एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, ये इतना आसान नहीं है जितना किसान नेता समझ रहे हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये जो आंदोलन है और ये जो डिमांड है, ये कम्युनिस्ट राज्य की डिमांड हो सकती है, एक डेमोक्रेसी में नहीं हो सकती। आपका क्या कहना है दोस्तों? इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मुद्दा गंभीर है। इसीलिए मैंने आपके सामने कुछ चीजें बहुत बेसिक रखी हैं, और डिटेल में हम आने वाले दिनों में इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आप अपने कमेंट लिखिए कि क्या ये डिमांड उचित है, क्या ये भारत के हित में है, या ये सिर्फ बड़े किसान और आड़तियों के लिए डिमांड है। आपका क्या कहना है? आप अपने कमेंट लिखिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।